नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रिंस कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का लेक्चर है यह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस क्लास की विशेषता कुछ सेकंड में हम लोग जान लेते हैं कि इस क्लास की विशेषता क्या है। यह जो क्लास होगा चैप्टर बाय चैप्टर करके पूरे के पूरे कंप्लीट किए जाएंगे, समग्र रूप में कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि यहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यह जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई पीसीएस का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जितने भी यहाँ पे क्लास लिए जाएंगे। इसके अलावा एक बात और, जो लेक्चर लिए जाएंगे उसका हूबहू एकदम लेक्चर पर आधारित ही पीडीएफ आपको प्रदान कर दिया जाएगा, जो कि हैंड रिटेन होगा। कैसा? हैंड रिटेन पीडीएफ होगा, आपको प्रदान कर दिया जाएगा। और उसके लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। यह नंबर क्या है? 8587845621। यह नंबर जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। क्या करना है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। एक बात और, यहां से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम में 80% प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। यानी कि यदि 15 सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आपको उसमें 12 प्रश्न यहां से आपको सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे, यदि आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो। यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट बोर्ड पे दिख रहे हैं वो सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, समझने के लिए केवल महत्वपूर्ण है, उसको मैं साथ में क्या करूँगा, बोलकर समझा दूंगा। किंतु जो बोर्ड पर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे। तो हम लोग का आज का लेक्चर क्या है? चैप्टर तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कारण क्या था? तो इनका कारण था व्यापार करना। तो क्या व्यापार इससे पहले नहीं होता था? भारत और यूरोप के बीच होता था। मध्यकाल से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहा था। किंतु ऐसा कौन सी कारण पड़ी कि यूरोपीय देशों को समुद्र मार्ग का खोज करने का प्रयास किया गया व्यापार करने के लिए? तो इसका बैकग्राउंड है जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 1453 का टाइम पीरियड था। कब का? 1453 का। इस समय हुआ क्या कि एक उस्मानिया सल्तनत थी और उस उस्मानिया सल्तनत के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। कैसे? क्योंकि जो उस्मानिया है वह एशिया माइनर को जीत लिया था और एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके कारण हुआ क्या कि इस वजह से जो भारत यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापारिक स्थल मार्ग था उस पे तुर्कों का नियंत्रण हो गया। और जो यूरोपीय थे वे तुर्कों से दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे, साथ ही साथ एक सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास करना चाहते थे। इस वजह से वो क्या किए कि समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए आगे बढ़े। इस समय तक जो समुद्र मार्ग की खोज करने का कार्य था पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि इस समय दिशा सूचक यंत्र का खोज हो चुका था। तो दिशा सूचक यंत्र क्या होता है? यह दिशा को निर्देशित करता है कि यह जो व्यक्ति है, यह जो नाव है, किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में जा रही है। तो दिशा सूचक यंत्र की खोज साथ ही साथ जहाज निर्माण का आदि कार्य भी प्रगति पे थी और विभिन्न यूरोपीय देश के जो शासक थे
समुद्र मार्ग की खोज को प्रोत्साहित कर रहे थे। इस वजह से इस टाइम पीरियड में समुद्री मार्ग की खोज करना काफी ज्यादा आसान था। चलिए, इतना आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जो समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास है, सबसे पहले यूरोपीय देशों में दो देशों के द्वारा प्रयास किया गया। उसमें एक है स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। स्पेन का एक नाविक था, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? उसका नाम कोलंबस था। और वह कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकलता है। यानी कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए स्पेन का यात्री कोलंबस निकलता है। कब? 1492 में। किंतु वह मार्ग में ही भटक जाता है और मार्ग में भटकने के कारण वह क्या होता है कि अमेरिका चला जाता है। और इस प्रकार वह यूरोप और अमेरिका के बीच क्या करता है? समुद्री मार्ग की खोज करता है। और वहीं कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 में किया गया था। चलिए, जो कोलंबस है वो भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग की खोज करने में तो असफल हो गया। इसके बाद पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, एक नाविक था, उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। और यह जो वास्को डिगामा है 1498 में, कब? 1498 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए चलता है। और वे जो है भारत और यूरोप के बीच मार्ग की खोज करता है, समुद्री मार्ग की, वास्को डिगामा। और इसी को कहा जाता है कि जो वास्को डिगामा है यही भारत की खोज करता है। कब? 1498 में। ओके, आया समझ में? चलिए, यहां तक हम लोग समझ लिए। इससे पहले जितने भी हम लोग पढ़े ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी बिंदु जो नोट्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे हैंड रिटन, जो इस व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करिएगा तो प्राप्त होगा, उसमें ये सभी इंक्लूड होगा। यानी कि सभी उसमें क्या रहेगा? लिखा रहेगा। इस वजह से आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आते हैं। इसके बाद वास्को डिगामा जब भारत आया तो इस समय भारत में जो अरब के व्यापारी थे वो प्रभुत्व की स्थिति में थे। यानी कि कह सकते हैं कि जो अरब के व्यापारी थे, भारत में जितने भी व्यापारिक गतिविधि थे उस पर एक तरफ से एकाधिकार जताए हुए थे। यानी कि वो काफी ज्यादा प्रभुत्व की स्थिति में थे। इस वजह से वास्को डिगामा का अरब के व्यापारियों के साथ विवाद होता है। और इस विवाद होने के कारण वास्को डिगामा को वापस जाना पड़ता है। वास्को डिगामा को जब वापस जाना पड़ा तो यह अपने साथ कुछ मसाला जैसे कि काली मिर्च आदि को लेकर जाता है। जब इसे वापस जाकर यूरोप में बेचता है तो इसे अपने पूरे खर्च का, जितना कि इस यात्रा में उसका खर्च लगा हुआ था, पूरे खर्च का 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। इस वजह से जो पुर्तगाली थे काफी ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ओके, इस वजह से जो पहली कंपनी स्थापित की गई थी वह पुर्तगाल की ही कंपनी स्थापित की गई थी 1498 में। इसके बाद यह बात विभिन्न यूरोपीय देशों में भी फैल गया और विभिन्न यूरोपीय देश जैसे कि ब्रिटिश, जैसे कि डच, इसके अलावा डेनमार्क के जो थे, इसके अलावा स्वीडिश आदि विभिन्न डेनिश, विभिन्न देशों के द्वारा कंपनियों को स्थापित किया गया। चलिए आते हैं पहले कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो कंपनी का जो स्थापना का डेट है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से डेट आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इस कंपनी का स्थापना कब हुआ था, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, तो केवल कंपनियों का नाम दिया रहेगा और उसे स्थापना के क्रम के अनुसार
आपको ऑप्शन में यानी क्रम में सजाने को देगा कि किसका स्थापना किस पहले और किसका बाद में हुआ था। ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 इस प्रकार का 4 गो ऑप्शन बना देगा और आपको उसमें क्या करेगा, चूज करना पड़ेगा। चलिए तो जानते हैं कि इस कंपनियों का स्थापना का क्रम क्या था। तो हम लोग देखें कि वास्को डी गामा वापस जाता है, उसे काफी ज्यादा यानी कि 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। तो वहां के लोग सबसे पहले प्रोत्साहित हुए और वहां के सरकार के द्वारा एक कंपनी स्थापित किया गया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापित किया गया था? तो 1498 में। कब? 1498 में, यह ध्यान रखिएगा। और इसी टाइम क्या वास्को डी गामा भारत आकर वापस गया था। चलिए इसके बाद जो कंपनी स्थापित किया गया था उसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो सेम है इसका मतलब कि यही जो सेम जो लिखा हुआ है सेम इसी स्थान पे होगा, इस वजह से यहाँ पे लिखा नहीं गया, केवल सिंबल दे दिया गया है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है 1599 में। किसी किसी पुस्तक में 1600 ईस्वी भी दिया रहेगा, इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई एक डेट एग्जाम में आपको दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है वह टाइम पीरियड था 1602। तो डच कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 में। और वहीं जो डेनिश की कंपनी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना होती है 1616 में। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था फ्रांसीसी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फ्रांस की थी। इसके बाद एक स्वीडिश कंपनी थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका स्थापना होता है 1731 में। कब होता है? 1731 में। और यह जो कंपनी थी उसका जो संबंध था भारत से नहीं था, किस देश से था? तो उसका संबंध चीन से था। किससे? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध चीन से था, यह ध्यान में रखिएगा। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो तो भारत में व्यापार करती हैं, उनका संबंध भारत से है, किंतु एक जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो मूल संबंध है वह चीन से है, यानी कि अपनी व्यापार यह चीन में करती थी। ओके, स्थापना का डेट तो याद हो गया, किंतु एग्जाम में आपको आगमन का क्रम पूछ देगा कि कौन सी कंपनी भारत में कब आई थी, आपको क्रम में सजाने को दे देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कैसे? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना तो डच से पहले होती है, किंतु इनका जो आगमन है वह डचों के बाद होता है, यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ब्रिटिशों से क्या होती है? पहले आती है। बाकी सभी जो क्रम है यही रहेगा, केवल ये दो कंपनियों को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए और एग्जाम में डेट याद नहीं आया, डेट क्या कर रही है आप भूल गए, और यदि क्रम में सजाने का दिया रहेगा तो उसके लिए एक काम आप करिए कि एक ट्रिक बना लीजिए। जैसे जो पहला शब्द है वो पहला शब्द को एक क्रम में आप क्या करिए कि याद कर लीजिए। जैसे कैसे? पुबिड डे फ्रासवी, पुबिड डे फ्रासवी, इसे आप एक जगह लिख के कुछ बार क्या करिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, यानी कि 10-15 बार बोल लीजिएगा। तो एक दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाएगा कि किस कंपनी का स्थापना कैसे हुआ था, और यदि क्रम दिया रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। किंतु यदि प्रत्यक्ष रूप से डेट देगा तो उसके लिए आपको डेट याद रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों को हम लोग पढ़ेंगे, केवल स्वीडिश को छोड़कर। क्यों? क्योंकि स्वीडिश का जो संबंध है वो भारत से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ की थी? तो पुर्तगाल की थी, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के विषय में जानेंगे। चलिए आते हैं। यह जो पुर्तगाली है इसमें लोग देखें कि सर्वप्रथम यहाँ का जो पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है समुद्र के माध्यम से। कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आने वाला
पहला व्यक्ति था। ओके, चलिए, वास्को डी गामा का भारत आने के बीच जो यात्रा था, इस यात्रा में ऐसे कुछ घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहे हैं, उससे हम लोग जान लेते हैं। वास्को डी गामा जब वहां से पुर्तगाल से जब चलता है, तो यह रास्ते में दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है, उस दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरीप को पार करते हुए केरल के कालीकट में आता है। कहाँ आता है? कालीकट में, केरल में। तो किसे? तो केप ऑफ गुड होप या उत्तमासा अंतरीप को पार करते हुए यह कहाँ पे है? तो यह दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है। चलिए, हम लोग जान लिए कि वास्को डी गामा कालीकट आ गया। कालीकट कहाँ पे? केरल में। इस यात्रा में एक व्यक्ति था जो कि गुजरात का व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद के द्वारा इस वास्को डी गामा का क्या किया गया था? सहायता किया गया था, क्या? भारत इसे आने में। चलिए, जब यह कालीकट वास्को डी गामा आया, तो इस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? उनका नाम था जमोरिन। और इस जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो कौन व्यक्ति था? तो व्यक्ति जमोरिन था। हम लोग देखें कि वास्को डी गामा जब आता है तो वापस चला जाता है अरब के व्यापारियों से विवाद होने के कारण। इसके बाद जब दूसरी बार आता है, वह टाइम क्या था? तो वह टाइम था 1502 ईस्वी। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत वापस आता है। कुछ दिन रहने के बाद फिर क्या करता है? वापस चला जाता है। और जब तीसरी बार आता है, वह टाइम था 1524। कब? 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है। और इस समय यह कंपनी का वायसराय बनकर आया था। क्या बनकर? कंपनी का वायसराय बनकर भारत आया था। और इसी समय दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1524 में ही। कहाँ पे होती है? तो कोचीन में इसकी मृत्यु होती है। और ये जो कोचीन है कहाँ पे है? केरल में है, जिसका आज के समय में नाम कोच्चि है। क्या नाम है? कोच्चि। कहाँ पे है? केरल में। यहीं पे जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। चलिए, इतना हम लोग वास्को डी गामा के विषय में देख लिए। यह जो वास्को डी गामा का अभियान था, यह पुर्तगालियों का पहला अभियान था। और जो दूसरी अभियान है वह 1500 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1500 ईस्वी में दूसरा अभियान होता है। और ये किसके नेतृत्व में होता है? तो पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल के नेतृत्व में। पहला अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ था। ओके, इतना आप लोग को स्पष्ट है? चलिए, स्पष्ट है तो लाइक अवश्य करें। चलिए, आते हैं आगे के बिंदु पे। इसके बाद ये जो कंपनी है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना किया गया। कहाँ पे? तो कोचीन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1503 में। यह फैक्ट्रियां होती क्या हैं? इन फैक्ट्रियों को व्यापारिक कोठी के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है कि ये जो था, एक जैसे यहाँ पे जितने भी व्यापारिक वस्तुएं थी, यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था और उसका व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए यहीं से वस्तुओं को लाया और भेजा जाता था। इसी को व्यापारिक कोठी के या फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे, सैनिक थे, वो इसी में ही क्या करते थे? अपना निवास स्थान भी बनाए हुए थे, इसमें निवास करते थे। चलिए, तो जो पहली फैक्ट्री है उसकी स्थापना होती है 1503 में। कहाँ पे होती है? तो कोचीन में होती है। इसके अलावा जो दूसरी फैक्ट्री है उसकी स्थापना होती है 1505 में। कब? 1505 में होती है। कहाँ पे होती है? तो कन्नूर में होती है। ओके, कहाँ? तो कन्नूर। इसके बाद जो पुर्तगालियों का
जो कंपनी थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो पहला गवर्नर था, भारत आया था, वह कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका जो टाइम पीरियड है वह था 1505 से 1509 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का टाइम पीरियड था, यानी कि कार्यकाल था। इसके द्वारा एक नीति को लागू किया गया था जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया बिंदु है। क्या है यह बिंदु? है शांत जल की नीति। और इस शांत जल की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसे? तो शांत जल की नीति को। तो शांत जल की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। यह नीति क्यों लागू किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वह पुर्तगाल और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो व्यापार था उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस नीति को लागू किया गया था, जिसे दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा बंद कर दिया गया। तो लागू तो किया इसे अल्मेडा, किंतु बंद कर दिया अल्बुकर्क। चलिए आते हैं दूसरा गवर्नर पे। इसके बाद यह वापस जाता है और इसके स्थान पे जो दूसरा गवर्नर बनाया जाता है वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। केवल अल्बुकर्क भी ध्यान में रखिएगा नाम, तो काम चल जाएगा। इसके अलावा इसका जो है अल्मेडा केवल नाम रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो क्या होगा? काम चल जाएगा। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सहूलियत हो तो आप याद भी कर सकते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था वो 1509 से 1515 तक था। 1509 में अल्मेडिया का जो कार्यकाल था क्या होता है? समाप्त होता है और उसी टाइम स्टार्ट होता है अल्बुकर्क का कार्यकाल और यह 1515 ईस्वी तक रहता है। ओके, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो अल्बुकर्क है इसके विषय में कहा जाता है कि यही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कौन? तो अल्बुकर्क ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके द्वारा जो पुर्तगाली साम्राज्य है उसका जो मुख्यालय है किसे बनाया जाता है? तो वह कोचिन को बनाया जाता है मुख्यालय। तो कोचिन को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह कौन व्यक्ति था? तो अल्बुकर्क ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा हुआ क्या कि बीजापुर के शासक थे उस समय, उनका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? उनका नाम आदिल शाह था। और अल्बुकर्क जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करता है और पराजित करके गोवा पे अधिकार कर लेता है। तो गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्बुकर्क ने ही किया था। कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, कब किया है था? 1510 में। और यहाँ पे अधिकार करके सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। गोवा और जितने भी इसके प्रभाव क्षेत्र थे वहां पे क्या कर दिया? अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला जो व्यक्ति था वह अल्बुकर्क था। कब? तो 1510 में। कहाँ पे? तो मुख्य रूप से गोवा में। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो पुर्तगाली व्यक्ति हैं, जितने भी जो अधिकारी वगैरह जो व्यक्ति थे भारत में, उन सभी को यह क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसने कहा कि आप लोग विवाह करके भारत में ही बसिए। तो यूरोपियों को यानी कि मुख्य रूप से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो अल्बुकर्क ने किया था। इसके अलावा एक बिंदु ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा के विषय में कि जो वास्को डी गामा था यह जॉन हेनरिक या द नेविगेटर का प्रतिनिधि था। किसका? जॉन हेनरिक या द नेविगेटर का जो वास्को डी गामा था प्रतिनिधि था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें कि जो अल्बुकर्क है वह सती प्रथा को क्या कर दिया? गोवा में प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद इसकी जो है मृत्यु हो जाती है और इसका जो मजार है यानी कि जो समाधि स्थल है इसका निर्माण गोवा में ही किया जाता है।
तो किस पुर्तगाली गवर्नर का समाधि स्थल या मजार गोवा में है? तो किसका है? तो अल्बुकर्क का है। आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि जितने भी पॉइंट आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं वो सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक बात और, आप लोग क्लास लेते वक्त केवल और केवल अपना जो ध्यान है इस क्लास को समझने में लगाइए। लिखने का काम आप लोग प्लीज बंद कर दें। क्यों? क्योंकि हैंड रिटन में ही आपको पीडीएफ प्रदान किया जा रहा है। आपको इस नंबर पे क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। चलिए, केवल और केवल क्लास समझिए। लिखने में टाइम भी काफी लगता है। आप लोग की सहूलियत के लिए यह कार्य किया गया है और उतना ही टाइम में आप कहीं ना कहीं 2 लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिखने की क्या जरूरत है? चलिए आते हैं अपने बिंदु पे। इसके बाद अल्बुकर्क के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर बन के आता है उसका नाम था निनो डी कुन्हा। क्या नाम था? निनो डी कुन्हा। इसका जो टाइम पीरियड था वह था 1527 से 1538 ईस्वी तक। तो निनो डी कुन्हा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1527 से 1538 ईस्वी तक। जब निनो डी कुन्हा भारत आता है तो इस समय गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह इस समय गुजरात के शासक थे। और यह जो निनो डी कुन्हा है इस बहादुर शाह को पराजित करता है। वो पराजित करके हत्या कर देता है और इनका हत्या करके 1534 में बसीन पर, कब? 1534 में बसीन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लेता है। कौन? तो वह निनो डी कुन्हा 1534 में बसीन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लेता है। इसके अलावा यह जो है पुर्तगाली साम्राज्य का जो मुख्यालय पहले कोचिन था उस कोचिन से बदलकर गोवा को बनाया जाता है। किसे? गोवा को मुख्यालय बनाता है। कब बनाता है? तो 1530 में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य था उसे एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो थे अपने आप को सागर का स्वामी बताते थे। कौन? पुर्तगाली। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यापारी थे, चाहे वो अरब के व्यापारी हो, चाहे अन्य यूरोपीय जो देश हैं वहाँ के व्यापारी हों, या फिर भारतीय कोई व्यापारी हो, यहाँ तक कि मुगल बादशाह को भी समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए इन पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होनी पड़ती थी। इसी वजह से ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। और इस अनुमति के लिए ये लोग क्या करते थे? लाइसेंस प्रदान करते थे। और उसी जो लाइसेंस व्यवस्था को एक नाम दिया गया कार्टेज आर्मेडा पद्धति या कार्टेज पद्धति। यहाँ पे है कार्टेज पद्धति या कार्टेज आर्मेडा पद्धति। इसके तहत ये लोग क्या करते थे कि विभिन्न व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करते थे और लाइसेंस लेने के बाद ही वो क्या कर सकते थे? समुद्र के माध्यम से व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा इनके द्वारा एक व्यवस्था को अपनाया गया जिसका नाम था काफिला व्यवस्था। क्या नाम था? काफिला व्यवस्था उसका नाम था। इस काफिला व्यवस्था के तहत क्या करते थे? तो जितने भी व्यापारिक समुद्री जहाज थे उन जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे। कौन? तो पुर्तगाली क्या अपनाए थे? तो काफिला व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब ये भारत में आए थे तो भारत में इनका उत्पादन नहीं हो रहा था और उन चीजों को ये क्या किए? बाहर से भारत में लाए, जिनमें प्रमुख हैं आलू, मक्का और तंबाकू। क्या? आलू, मक्का और तंबाकू को जो पुर्तगाली हैं भारत लाते हैं और इसके बाद इनका उत्पादन भारत में प्रारंभ होता है। तो इससे ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये आलू, मक्का और तंबाकू को जो पुर्तगाली हैं भारत लाए थे, कहाँ से लाए थे? तो यह मध्य अमेरिका से लाए थे। ओके, चलिए आपको एक बार फिर बता दूं कि जितने भी पॉइंट आपको दिख रहा है कि बोर्ड पे नहीं है, सर बोल रहे हैं, तो प्लीज एक बार समझ लें कि जो भी
नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, उस सभी के सभी बिंदु उसमें क्या किया रहेगा, समावेश उसका किया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस समय जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो इस समय भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन नहीं था और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1556 में। कहाँ पे? तो गोवा में। ओके, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखें कि जो पुर्तगाली थे सबसे पहले आए थे 1498 में, किंतु भारत से जब जाने की बारी आती है तो सबसे अंत में जाते हैं। कब जाते हैं? तो 1961 में जाते हैं, गोवा, दमन दीव आदि को छोड़कर। ओके, चलिए आगे आते हैं। यहाँ तक हम लोग का जो पुर्तगाली है वह कंप्लीट हो चुका। यहाँ से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं डच पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो 1602 में डच संसद के द्वारा जो नीदरलैंड का संसद है, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो यहाँ का संसद है, उसके प्रस्ताव पे 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसे प्रारंभ में 21 वर्षों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए परमिट दिया गया था, किंतु आगे चलकर इस जो परमिट व्यवस्था है इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाता है। तो डचों के द्वारा जो व्यापार करने के लिए पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था वह 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। ओके, ये जो डच थे ना, प्रारंभिक समय में यानी कि शुरुआती दौर में इंडोनेशिया जो है देश, वो इंडोनेशिया में अपने व्यापारिक कार्य को कर रहे थे, यानी कि प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। बाद में इनका संबंध भारत से होता है। जब इनका संबंध भारत से होता है तो ये अपने व्यापार में सूती वस्त्र को शामिल करते हैं और सूती वस्त्र को भारत से निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय, यानी कि वस्त्र को भारत से निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है इन डचों को ही जाता है। चलिए उस यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे। इनके द्वारा जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो 1610 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पुलिकट में किया गया था। और यह पुलिकट कहाँ पे है? तो यह पुलिकट तमिलनाडु में है। तो पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। और जो दूसरी फैक्ट्री है 1610 में पुलिकट में, तमिलनाडु के पुलिकट में स्थापित किया गया था। इतना यह समझ में? ओके। इनका जो मुख्यालय था वो मुख्यालय पुलिकट ही था, यानी कि पुलिकट को एक क्या किए अपना मुख्यालय बनाते हैं और पुलिकट में एक जो थे पैगोड़ा नामक सिक्का चलाते हैं, जो कि एक सोने का सिक्का था। तो पैगोड़ा कैसा सिक्का था? तो एक सोने का सिक्का था जो डचों के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पे? तो पुलिकट में। इसके अलावा ये जो है सूरत पे अधिकार करते हैं। कब करते हैं? तो 1616 में सूरत पे क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं। इतना तो हम लोग देखें कि इनके द्वारा जो समग्र रूप से देखा जाए तो पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, किंतु एग्जाम में पूछ देगा कि बंगाल में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री को स्थापित कब और कहाँ किया गया था। तो जो पहली फैक्ट्री थी वो 1627 में पिपली में स्थापित किया गया था। किस कहाँ? तो बंगाल में पहली फैक्ट्री। सामान्य रूप से तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, किंतु बंगाल में पूछेगा तो वह पिपली होगा, ना कि मसूलीपट्टनम। और जो दूसरी फैक्ट्री है बंगाल में वह 1653 में चिनसूरा में स्थापित किया जाता है। कब? 1653 में चिनसूरा में। इसके अलावा इनके द्वारा एक फोर्ट यानी कि किला का निर्माण किया गया था, और जो किला था उसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट। क्या नाम था?
गुस्तावुस फोर्ट नाम था। और यह जो गुस्तावुस फोर्ट है उसका निर्माण चिनसुरा में ही किए थे। कहाँ पे? चिनसुरा में इसका निर्माण किए थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो डच थे अपनी व्यापारिक वस्तुओं में विभिन्न वस्तुओं को शामिल किए थे। उन वस्तुओं में क्या क्या शामिल थे इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये अपने व्यापार में मसाला, नील, सोरा, कच्चा रेशम, सूती वस्त्र आदि को शामिल किए थे। यानी कि इसका ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। इनका जो संबंध है शुरुआती दौर में इंडोनेशिया में था, यानी कि प्रारंभ में इंडोनेशिया में केंद्रित थे। किंतु इनका जो संबंध भारत से होता है तो ये अपने व्यापार में सूती वस्त्र को शामिल करते थे। और इनका जो व्यापार में जो सबसे प्रमुख वस्तु थी वह सूती वस्त्र थी। यही इसी वजह से यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। जो सबसे प्रमुख वस्तु है वह कौन सी थी? तो वह सूती वस्त्र थी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी इन डचों को ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो डच थे पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य से बाहर कर देते हैं। जो अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे वो क्या हुए? समुद्र से बाहर हो गए। किसने किया? तो वह डचों ने ही किया था। ओके, चलिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है वेदरा का युद्ध। और वेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में होता है। कब होता है? 1759 में। किसके बीच हुआ था? तो डच और ब्रिटिश के बीच हुआ था, जिसमें डच पराजित हुए। किनके बीच? तो डच और ब्रिटिश के बीच, जिसमें जो डच हैं पराजित होते हैं। और इसके बाद इनका जो पतन है प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 1795 में ये अंतिम रूप से भारत से बाहर चले जाते हैं। तो डचों का जो है भारत से लीला क्या हुआ? समाप्त हो गया। ये प्रारंभिक समय में इंडोनेशिया में केंद्रित थे। इसी वजह से देखिएगा तो इनका जो मूल संबंध है भारत में पूर्वी तट के साथ है। तो एग्जाम में पूछ सकता है ये भी कि डचों का संबंध, यानी कि डचों का जो व्यापारिक कार्य था किस क्षेत्र में ज्यादा केंद्रित था? पूर्वी तट या पश्चिमी तट? तो इनका जो का आंसर होगा वह पूर्वी तट होगा। ओके, तो यह जो डच है, ये जो डच कंपनी थी यह डच सरकार के द्वारा, यानी कि नीदरलैंड के सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इस वजह से इस कंपनी पे सरकार का नियंत्रण था और कोई भी कार्य करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होनी पड़ती थी। इस वजह से इसका जो निर्णय था तत्काल नहीं होता था, यानी कि काफी ज्यादा समय लग जाता था। इसके तुलना में जो ब्रिटिश कंपनी है वह स्वतंत्र थी एक तरह से, और निर्णय स्वयं लेती थी, तत्काल निर्णय लेती थी। यही एक कारण डचों का जो पिछड़ने का एक जो प्रमुख कारण है यह भी है कि ये जो थी सरकार द्वारा नियंत्रित थी। इसके अलावा इसकी जो नौसेना शक्ति थी, इसकी जो आर्थिक शक्ति थी ब्रिटिशों की अपेक्षा काफी ज्यादा कमजोर थी। इसके बाद हम देखेंगे कि त्रावणकोर के राजा थे। कहाँ के? त्रावणकोर जो कि केरल में है। वहाँ के राजा थे राजमार्तंड वर्मा। और राजमार्तंड वर्मा के द्वारा कोलाचेल के युद्ध में क्या करते हैं? इन डचों को पराजित करके केरल में इनकी गतिविधियों को समाप्त कर देते हैं। तो डचों को पराजित त्रावणकोर में किसने किया? तो राजमार्तंड वर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए, आज हम लोग ब्रिटिश को और डच को देख चुके हैं। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फ्रांसीसी और डेनिश और ब्रिटिश को देखेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उन्हें बताएं कि पूरे का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप लाइक अवश्य करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।